ये दोस्तों लास्ट क्लास जो अपन ने पढ़ी थी ना, वो प्रकाश के बारे में अपन ने पढ़ा था। बेसिक जानकारियां सारी ले ली थी दोस्तों प्रकाश के बारे में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य के बारे में अपन ने पढ़ा था। सूर्य के अंदर गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम है। टेम्परेचर लगभग 6000 पायरोमीटर से मापते, नाभिक संलयन होता है, ठीक है ना। उसके अंदर अपन ने दो चार बातें और भी पढ़ी थी कि प्रकाश की किरण अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। जो ध्रुवण है वो बताता है कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है हाइगेनबर्ग के अनुसार। प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है न्यूटन के अनुसार। डी ब्रोगली ने बोला कि दोनों ही होती है, द्वैत प्रकृति होती है, जो सर्वमान्य मत रहा था। प्रकाश का एक पैकेट फोटोन के रूप में पहुंचता है, जिसे कहा जाता है कणिका सिद्धांत, जो मैक्सवेल ने आपको दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। फिर अपन ने आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण पढ़ी थी कि ई बराबर एच न्यू होता है। एच प्लांक स्थिरांक 6.600 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसका अपन ने मात्रक भी पढ़ा था। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऐसी तरंगे जो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। अब सर्वाधिक वेग निर्वात में 3 × 10⁸ और धीरे धीरे वेग कम होता जाता है। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा, प्रकाश का वेग कम होता जाता है। प्रकाश लगभग 500 सेकंड लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में। 8 मिनट 16 से 19 सेकंड के बीच में जो टाइम लेता है, और चांद से पहुंचने में लगभग 90 मिनट का समय आपका 90 सेकंड का समय लगता है। लगभग 1 मिनट 28 सेकंड का टाइम अपने पढ़ा था। ये चीजें अपने लास्ट क्लास में पढ़ी। अब बात करते हैं प्रकाश की एक एक घटनाओं के बारे में। प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन, ये सारी घटनाएं विकिरण पर आधारित होती हैं। ये प्रकाश की तरंगीय प्रकृति है उसके ऊपर। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, वो प्रकाश की कणीय प्रकृति के ऊपर आधारित होता है। और ध्रुवण ये जानकारी देता है कि प्रकाश की वो जो अनुप्रस्थ प्रकृति की, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी लास्ट क्लास। पेंट नहीं देगा, भेज तो दे इधर। इसमें क्या दिक्कत है? जगह है ना, आने दे, बिल्कुल छोड़ दे। बिल्कुल जी माया जी, स्वागत आपका। बिल्कुल, आज करते हैं प्रकाश की एक एक घटना के बारे में। सबसे पहले घटना आती है प्रकाश का परावर्तन। सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले दोस्तों किसके बारे में? प्रकाश की पहली घटना है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन की बात अगर अपन करते हैं तो सबसे पहली घटना है वो उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहली घटना आती है क्या? प्रकाश का परावर्तन, ये कहा जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चले, देखिए बेटा, परावर्तन का मतलब ही क्या होता है? परावर्तन का मतलब सीधा सा होता है क्या? प्रकाश एक माध्यम से आएगा। प्रकाश क्या आएगा? एक माध्यम से आएगा। मान लीजिए इस माध्यम से प्रकाश आया एक जगह की, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, और प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों। प्रकाश की किरण आनी है, आने वाली किरण को बोलते हैं दोस्तों कौन सी? आपतित किरण। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। अब ये प्रकाश की किरण आती है और ये माध्यम की सतह से टकराकर वापस क्या है? इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और जहां पर ये टकराती है दोस्तों, उस जगह को क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये क्या कहलाता है? इसका अभिलंब कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? अभिलंब। अब बात करते हैं सबके बारे में। ये कौन सी किरण है? प्रकाश की आने वाली किरण है। इस किरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं, आई से लिखा जाता है इसको। इसे लिखते हैं आई से। आपतित किरण होती है आई। ये टकराकर वापस गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तित किरण। ये कैसी किरण होती है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे के नाम से जानते हैं। जहां से आती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहलाता है क्या? अभिलंब कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये अपन क्या बोलते हैं? अभिलंब। नॉर्मल होता है ये वाला, ये यहाँ पे अभिलंब होता है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, प्रकाश की किरण जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और तीसरा क्या होता है दोस्तों? अभिलंब यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, विनीता जी नमस्कार, विवेक जी, माया जी, सभी का स्वागत है। नमस्कार। ठीक है,
ये किरणें अपन पढ़ते हैं। आने वाली किरण, आपतित किरण आती है माध्यम की, ये सतह है, ये क्या है, माध्यम की सतह है। ये क्या है दोस्तों, माध्यम की, ये माध्यम की सतह है, आपको देखने को मिलती है। ये सतह है कोई भी, इस माध्यम की सतह से टकराएगी और उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जिस सतह से टकराती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है, मतलब माध्यम चेंज हुआ ही नहीं। अगर हवा से आ रही है तो हवा में रहेगी, अगर प्रकाश से आ रही है, अगर पानी से आ रही है तो पानी में रहेगी, कहीं से भी आए, कांच से आ रही है तो कांच में चली जाएगी। ये परावर्तन, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं दोस्तों। पहली चीज तो ये याद रखनी है, जहां से टकराती है। पहली बात तो देखो, नॉर्मल की बात करते हैं, अभिलंब की बात करते हैं। अभिलंब हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। अभिलंब के कोण की बात की जाती है तो सतह और अभिलंब के बीच में, सतह है और अभिलंब यानी नॉर्मल के बीच में हमेशा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, यहां पर जो कोण बनने वाला है, ये वाला एंगल, ये जो कोण है इसको बोलते हैं कोण आई। कोण आई का मतलब होता है आपतन कोण। ये कौन सा कोण है, ये है आपतन कोण। पहली चीज तो याद रखना, आपतन कोण होता है ये वाला, ठीक। ये वाला होता है, इसको बोलते हैं कोण आर। ये होता है रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण है दोस्तों, यहाँ पे परावर्तन कोण होता है, रिफ्लेक्टिव एंगल होता है। ये लो जी साहब, ये परावर्तन कोण है। तो प्रकाश का आपतन कोण, जिस डिग्री के ऊपर प्रकाश की किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जिस कोण पे इंसिडेंट होती है उसे बोलते हैं क्या, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। टकरा के जहां वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और जिस कोण के ऊपर, जिस एंगल के ऊपर जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव आपका एंगल, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो, अब एक अलग चीज की बात करते हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए, अगर प्रकाश की किरण टकराकर अगर माध्यम के अंदर रहती, अपन ने सोचा कि प्रकाश की किरण इधर से आई है और ये इधर ही आती सीधी, भाई आनी तो इधर ही चाहिए थी। वास्तव में अगर मैं बोलूं कि प्रकाश की किरण इधर आने की कोशिश कर रही थी, आनी तो इधर चाहिए थी, इधर आनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रकाश की किरण क्या होगी, इधर से ये मुड़ जाती है भाई साहब, इधर से इधर मुड़ गई है। मतलब आनी इधर चाहिए थी, मुड़ इधर गई। इसका मतलब एक नए एंगल बना अपने पास में। कौन सा एंगल बना, ये वाला। एक नए एंगल का निर्माण होता है ये वाला। ये देखो, एक नया एंगल बन गया यहाँ। ये वैसा बाणी इधर चाहिए थी लेकिन इतनी दूर इधर मुड़ गई, तो एक नया एंगल बना, जो उसका आभासी, अपन बोल सकते हैं कि आभासी किरण थी, जिधर से आ रही थी वहां से लेकर और यहाँ तक के बीच में एक एंगल बन गया। इस एंगल को कहा जाता है दोस्तों क्या, विक्षेपण कोण या विचलन कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, विचलन कोण। ये कौन सा कोण होता है, विचलन कोण आपको देखने को मिलेगा डेल। ये है एंगल डेल, विचलन कोण आपको देखने को मिलने वाला, ये विचलन कोण आपको देखने को। तो तीन कोण आपको ध्यान में रखने हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण, तीन कोण होते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है ये, प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस लौट आना, ये कहलाता है परावर्तन। तो प्रकाश किरण का किसी माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या करोगे अपन, क्या लिख सकता हूं, प्रकाश किरण का किसी माध्यम की सतह से, किसी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। देखो, माध्यम नहीं बदलता दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या चेंज नहीं होगा कभी भी, माध्यम कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। अगर माध्यम चेंज हो गया उसको अपवर्तन बोलेंगे दोस्तों। माध्यम अगर चेंज हो गया तो अपवर्तन बोलते हैं। अब कोई भी प्रकाश की किरण होती है उसके चार गुण आपको ध्यान में रखने हैं। कितने गुण, चार। तीव्रता याद रखनी है, इंटेंसिटी, वेग याद रखना है, तरंग दैर्ध्य याद रखनी है और आवृत्ति याद रखनी है।
क्या क्या याद रखना है? प्रकाश का तीव्रता, प्रकाश का वेग, प्रकाश की आवर्ती और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, प्रकाश की आवर्ती जब मैंने कल लिखाई थी उसके बारे में एक लाइन लिखा था कि ये कभी भी नहीं बदलती है, किसी भी रंग के प्रकाश की आवर्ती उसकी फिक्स होती है, 400 से लेकर 700 आपकी पढ़ी थी अपन ने टेट्रा हर्ट्ज जो आपको देखने को मिलती है उतनी होती है। या आप ऐसे याद करो तो कितनी पढ़ी थी अपन ने, 3 से लेकर 7 गुणा 10 गुणा 10 की घात 14, 10 की पावर 14 आवर्ती होती है। मतलब 1 सेकंड में लगभग इतनी जाती है, अरबों की करीब चली जाती है आपके ट्रिलियन हर्ट्ज जिसको अपन बोलते हैं। बिलियन और ट्रिलियन आता है, तो 4 से लेके 7 ट्रिलियन हर्ट्ज के बीच में होती है इतनी आवर्ती, हर एक प्रकाश के लिए फिक्स होती है। ठीक है ना? जो प्रकाश की आवर्ती ज्यादा होती है उसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है, जिस प्रकार की आवर्ती कम होती है उसकी तीव्रता भी कम होती है। सीधी बात ये रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज तो ये है। अब दूसरी बात आती है कि भाई साहब जब प्रकाश की किरण टकरा के वापस जाती है तो इनमें से कौन सा गुण उसका बदलता है या कौन सा गुण उसका नहीं बदलता। तो यहां से कई बार एक क्वेश्चन पुटअप होता है, तो मैं लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट देखो, देखिए परावर्तन की घटना जब होती है तो उसमें प्रकाश की केवल क्या बदलती है? तीव्रता बदलती है, याद रख लेना आप। नोट लगा के लिख देता हूं ये पॉइंट। क्या लिखूं? प्रकाश परावर्तन की घटना में परावर्तन की घटना में प्रकाश की केवल क्या बदलती है? तीव्रता। प्रकाश की केवल तीव्रता में, प्रकाश की केवल तीव्रता में परिवर्तन आता है। प्रकाश की केवल तीव्रता में परिवर्तन होता है, परिवर्तन आता है। तेज गुण, तेज गुण कौन कौन से होते हैं? तेज गुण की बात करूं जैसे वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये तीनों गुण यथावत रहते हैं, यथावत रहते हैं। सेम रहते हैं। अब बात आती है भाई साहब तीव्रता, नाम तो ले दिया आपने, तीव्रता वैसे होती क्या है? तीव्रता होती है प्रकाश की चमक। प्रकाश की क्या होती है दोस्तों? एक चमक होती है। जैसे आप सूर्य की तरफ देखते हो, फिर सूर्य का प्रकाश टकरा के दीवार पे आपकी आंखों में पड़ता, फिर आप दीवार को देखते हो, तो आपको एक बात तो पता चल जाती है कि सूर्य पर जितना तेज है ना, उतना ही तेज प्रकाश दीवार से टकरा के नहीं आता अपने पास में। इसका मतलब टकराने के बाद में वो जो तीव्रता थी ना सूर्य वाली, वो जो इंटेंसिटी थी दोस्तों, वो इंटेंसिटी बदल जाती है। प्रकाश के टकराने पर उसकी क्या बदल जाती है दोस्तों? इंटेंसिटी है वो बदल जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो तीव्रता में कमी आती है, बाकी के तरंग वेग, माध्यम, एक माध्यम में वेग एक जैसा रहता है। जैसे अपने हवा में पढ़ा था तो हवा में वही 2.98 होता है। कांच की बात करें तो 2 होता है। पानी की बात करें 2.25 होता है, गुणा 10 की घात 8 चलता है सब में आगे। तो वो सेम रहता है एक माध्यम में। अगर मैं बोलूं पानी पानी में जा रही है तो पानी में वेग वही है, और वेग अगर वह है तो तीव्रता भी, तरंग दैर्ध्य भी सेम होती है। वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों सेम रहेंगे आपके। वेवलेंथ, वेव और वेवलेंथ साथ में बदलेंगे और साथ में रहेंगे, याद कर लेना। लेकिन तीव्रता सदैव बदल जाती है। प्रकाश की वह गुण जो सदैव ही बदल जाता है वो हमेशा क्या बदलती है? तीव्रता। तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कई बार पूछा जाता है कि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिख देता हूं मैं। सब बता, कमेंट करो एक बार, प्रकाश तीव्रता का ऐसा ही मात्रक आपको पता है क्या? प्रकाश तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कौन बताएगा आप में से? कमेंट करो एक बार, प्रकाश तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होने वाला है? और प्रकाश तीव्रता के साथ साथ एक और आती है, ये तो प्रकाश लाइट आती है, एक आती है कोई जलती हुई चीज से अगर रोशनी अपन को मिलती है। एक तो हीट मिलती है और एक उससे प्रकाश मिलता है।
जलती हुई चीज से एक चीज मिलती है, एक तो रोशनी मिलती है, जैसे मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती से रोशनी भी आती है और पास में जाओगे तो ताप भी आता है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक क्या आती है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, दो नाम आते हैं, एक आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक आती है लाइट इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एग्जाम आंसर दिया किसी ने, केंडला, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। ज्योति की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है केंडला, बिल्कुल। केंडला इसका होता है भाई साहब। केंडला किसका होता है, ज्योति की तीव्रता का एसआई मात्रक। ज्योति आपको बता दिया, बल्ब वो आपका दीपक को जलाते हैं, उससे जो रोशनी फैलती है वो ज्योति होती है, ठीक है। लाइट बल्ब जलाते हैं, उससे जो फैलती है उसको प्रकाश बोलते हैं। अंदर होता है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर अंतर, एक जल कर देता है भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया करता रहता है, एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, मोमबत्ती जलती है तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन बल्ब जलता है तो वो भौतिक परिवर्तन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखें। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, लक्ष्य या ल्यूमेन। लक्ष्य या क्या होता है, ल्यूमेन, दोनों में से कोई सा भी नाम आ जाए। लक्ष्य या ल्यूमेन किसका होता है, प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, रह जाएगी बात या दोनों में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, बताओ एक बार। आए मैं मर ही जा, बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां तक कोई भी दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम आते हैं दोस्तों। क्या क्या परावर्तन के नियम होते हैं, ये कई बार पूछा जाता है, परावर्तन के नियम। तो ये तो आपको पता ही है भाई साहब, नॉर्मली चीजें हैं जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो। परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं? पहला नियम, ये आपको पता है क्या होता है, बताओ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये तो अपन स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब। क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्या होंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, था अभिलंब, तीनों, तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल विनीता जी। आपतन कोण का मान, बिल्कुल, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नियम क्या होता है, देखो दूसरा नियम क्या होगा। दूसरे नियम की बात करते हैं अपन। दूसरा नियम आता है, आपतन कोण आई का मान सदैव, सदैव परावर्तन कोण आर के, आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या होगा, कि कोण आई इक्वल टू क्या होता है, कोण आर। कोई दिक्कत है क्या? ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितने डिग्री के ऊपर आपतित किरण आएगी उतने ही डिग्री पर आपतित परावर्तित किरण जाएगी। ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो देखो, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण और ये कौन सा, विचलन कोण।
तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है भाई साहब? देखो तीनों के साथ में, एक साथ में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 का एंगल बनता है। देखो तीनों के बीच में प्रकाश की किरण अगर सीधी आती तो 180 का एंगल बना देती। तो यहाँ पे देखो आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण तीनों एक साथ जुड़ेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बना देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अब विलंब कितने का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। ये वाला कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। तो ये अगर मैं एंगल की बात करूं, केवल इस वाले एंगल की बात करूं, एक के लिए इस वाले की, इस एंगल की बात करता हूं, तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? ये कहलाएगा माध्यम की सतह और परावर्तित किरण के मध्य का कोण। एक ही बात है, परावर्तित किरण और माध्यम की सतह के बीच का एंगल हो गया एक। 90 डिग्री टोटल होता है। तो 90 डिग्री में से अगर मैं परावर्तन कोण घटा दूं, या परावर्तन छोड़ो आपतन घटा दूं, क्योंकि इनके मान तो बराबर हैं ही, इनके मान तो बराबर हैं, तो 90 डिग्री से अगर मैं आपतन कोण घटा दूं तो क्या एंगल बचेगा? माध्यम की सतह और परावर्तित किरण के बीच का। और 180 से टोटल मैं ये और ये दोनों एंगल घटा दूं तो ये वाला बच जाएगा ना विचलन कोण। ये वाला बच जाएगा ना दोस्तों विचलन कोण। ये विचलन कोण बच जाएगा ना। अगर इसमें से टोटल 180 में से ये और ये दोनों घटा देता हूं तो ये वाला बच जाएगा। एक ही बात है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई साहब आपतन कोण कोण आई प्लस परावर्तन कोण कोण आर प्लस विचलन कोण कोण डेल इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो ये तीनों के बारे में आपको पता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, आपके विचलन कोण, तीनों का मान कितना है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपको एक बात बताए, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं? आपतन और परावर्तन बराबर होते हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ कोण आई प्लस में कोण आई, दोनों आई आई कर दूं, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि आर और आई बराबर है तो दोनों आई कर दूं, और प्लस में क्या कर दूं? विचलन कोण बराबर में 180 डिग्री। वो दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे बेटा ये लिख सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत आएगी क्या? देखो आई और आई तो आप लिख सकते हो दो कोण आई प्लस में विचलन कोण इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। या सीधा अगर मैं विचलन कोण लिखूं तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो विचलन कोण, विचलन कोण का मान अगर आपसे पूछे कोण डेल बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये इधर चला जाएगा 2i, यानी आपतन कोण का डबल। तो ये चीज आपको ध्यान में, एक कोण ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर।
बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है, ये बता दो एक बार। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ एक बार। अरे भाई, सिंपल सी चीज बताइए अभी देखो, ये देखो थोड़ा सा, मैंने बोला कि प्रकाश की किरण इधर से आ रही थी, सीधी अगर जाती, अब आपको पता है सीधी रेखा में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का बनता है। सीधी रेखा में कितने का एंगल बनता है बेटा, 180 डिग्री का बनेगा, ये सबको पता है। अब मैंने क्या किया, इस 180 डिग्री को ऐसे काट रखा, एक एक, यानी 180 डिग्री का एक तो ये पॉइंट कर रखा देखो, एक तो मैंने ये वाला एंगल बना रखा है, एक मैंने ये एंगल बना रखा है, और एक तीसरा एंगल ये है। अगर मैं इन दोनों एंगल को माइनस कर दूं 180 से, तो ये वाला एंगल बच जाएगा फिर अपने पास में। यही तो विचलन कोण है, ये वाला, ये निकालना है। ये निकालना है तो पहली बात तो मेरे को ये वाला और ये वाला दोनों माइनस करने पड़ेंगे 180 से। और ये आपने पढ़ा कि ये दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो मैं एक जगह आपतन कोण ही कर दूं ना, दोनों का, दोनों का तो आपतन कोण ही कर दिया जाए ना, फिर क्या दिक्कत है। तो मैंने दोनों का मान क्या रख दिया, क्योंकि आई बराबर आर होता तो मैंने दोनों को आई कर दिया, यहाँ पे आर की जगह भी मैंने आई लिख दिया, और दो आई हो गए, और दो आई इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो दो आई लाई। ये देखो साहब, आई यहाँ पे क्या है, कोण आई क्या है यहाँ पे, आपतन कोण, और ये क्या परावर्तन कोण लिखा हुआ है, आर परावर्तन कोण, ये आपतन कोण। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, दिक्कत ही है भाई आपसे, ये चीज तो समझ में आ गई। अब इनको एग्जाम में क्या पूछेंगे भाई साहब, ये भी तो चीज आपको समझ में आनी चाहिए ना। एग्जाम में क्या पूछेंगे दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब वो देखते हैं, देखो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं आपसे, बोल सा क्वेश्चन क्या लिख रखा है, यदि किसी माध्यम की सतह के लिए आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, क्या होता है, यदि किसी माध्यम की सतह के लिए, यदि किसी माध्यम की सतह के लिए आपतन कोण का मान 70 डिग्री है, बताइए, तो बताइए आपतन कोण की सतह के लिए, आपतन कोण का मान 70 डिग्री है, माध्यम की सतह के लिए आपतन कोण का मान 70 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो आप आंसर दे ही दो बस, इसके बारे में ये मत बोलना कि सर कैसे करें। क्या आंसर आप दोगे, आंसर दो बेटा इसका, ये तो आप बता दो मेरे को, आंसर कितना होगा। डाउट है, MS पवार, क्या डाउट है भाई, बोल। डाउट जो भी है कमेंट कर दो भाई, ये डाउट चल रहा है सर। बिल्कुल जी, सबका आंसर ठीक है, सबको पता है, सबको क्या पता है, आपतन कोण, क्योंकि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, अतः 70 डिग्री बराबर क्या होगा, सिंपल है, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। चलो जी साहब, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो सिंपल सा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्या, किसी माध्यम पर आपतन कोण का मान, क्या लिखूं, किसी माध्यम पर आपतन कोण का मान 50 डिग्री है, तो बताइए। अब मेरे सामने तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए
कि भाई साहब बताओ, एक तो आपसे बोल दिया जाए बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होगा, बताओ परावर्तन कोण क्या होगा, पहला क्वेश्चन यहां से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विचलन कोण का मान बताओ, विचलन कोण कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है माध्यम की सतह है वह परावर्तित किरण के बीच का कोण, माध्यम की सतह वह परावर्तित किरण के मध्य का कोण। तीसरा ये माध्यम की सतह वह परावर्तित किरण के मध्य का कोण। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है। पहले का आंसर माया ने बोला कि 50 ही होगा, पहले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहले में कोई दिक्कत है क्या वैसा बताओ। पहले में कोई दिक्कत है, नहीं है। पहले में तो वैसा मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि अपन को पता है चूंकि क्या है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, अतः कोण आर का मान कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। ये देखो पहले में कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, तो आर का मान क्या तो होगा, 50 डिग्री होगा। दूसरे का आंसर अंजलि ने दिया 80 डिग्री होने वाला है। देखो विचलन कोण के लिए मैंने क्या बोला, विचलन कोण ज्ञात करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, कोण डेल बराबर क्या होता है बताओ, कोण डेल बराबर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस दो कोण आई, यही लिखा अपन ने, ये अपन ने पढ़ा इसके लिए। तो कैसे करें, डेल बराबर 180 डिग्री माइनस दो गुणा कोण आई का मान कितना देर का, ये रहा देखो, ये क्या है कोण आई, कोण आई बराबर कितना देर का 50 डिग्री, आपतन कोण का मान यही है। तो 50 को 2 से गुणा कर दो बेटा, कितना आंसर आएगा बताओ, 100 में से निकालोगे कितने डिग्री बचेगा, 80 डिग्री। दूसरे का आंसर कितना है, 80 डिग्री। बिल्कुल जी, प्रियंका जी का सही है, विनीता जी है, आयुष है, बिल्कुल। तीसरा क्या देर का है, माध्यम की सतह और परावर्तित किरण के बीच। अब देखो एक बार, प्रकाश की यह विलंब है, ये माध्यम की सतह है, समझना एक बार, ये माध्यम की सतह है, ये आपतित किरण है 50 डिग्री के साथ में, और ये परावर्तित किरण निकल गई। अब मैंने पूछा ये वाला, मैंने क्या पूछा है, ये वाला एंगल पूछा आपसे, यही तो पूछा, माध्यम की सतह ये और परावर्तित किरण ये, इनके बीच का एंगल मैंने ये पूछा है। अब मेरे को पता है कि ये वाला 50 है, तो ये वाला भी कितना होता है 50, दोनों 50-50 है, दोनों 50-50 है, ये वाला 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। अब मेरे से तो पूछा गया ये वाला एंगल ये कितना आएगा बताओ, ये टोटल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। अब विलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, उससे 50 डिग्री अगर खत्म हो गया कितना बचेगा, 40 डिग्री। कितना बचेगा, 40 डिग्री। आंसर क्या आएगा, माध्यम की सतह के कोण, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा क्या, ये वाला देखो, दिख रहा है आपको, 80 का आधा कर देना 40 डिग्री हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री माइनस कोण आई, 90 डिग्री माइनस कोण आई। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 90 माइनस में कितना होता है, आई की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। कितनी है, ए सॉरी 50, कितनी है 50, उत्तर कितना आएगा 40 डिग्री। तो तीनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली अलग अलग, तीनों के मान अपन ने क्या निकाल लिया अलग अलग। देखो इसकी वैल्यू होगी 80 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी 40 डिग्री, और ये कितने डिग्री का 50 डिग्री, तीनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भाई साहब कर दोगे या नहीं करोगे बताओ एक बार, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे निकालोगे इन क्वेश्चन को। बोलिए एक बार कमेंट करो भाई साहब, जब तक कमेंट नहीं करोगे मेरे को पता कैसे चलेगा। चलो आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से।
बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब देखो, ये परावर्तन के बारे में बेसिक बातें। अब परावर्तन के उदाहरण देखते हैं। ये रिफ्लेक्शन की बात अब आती है, परावर्तन के उदाहरण क्या क्या मिलेंगे आपको। अगला पॉइंट देखो, परावर्तन के उदाहरण। परावर्तन के उदाहरण क्या मिलने वाले हैं आप देखो। परावर्तन के क्या क्या उदाहरण मिलने वाले हैं। देखो, रिफ्लेक्शन के कारण ही वस्तु दिखाई देती है। पहली चीज, वस्तुओं का दिखाई देना। कोई भी वस्तु अगर दिखती है, वो किसके कारण दिखती है? रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है। तो सबसे पहला है वस्तुओं का दिखाई देना, पहला कारण। वस्तुओं का दिखाई देना। दूसरा, कोई ग्रह या उपग्रहों का दिखाई देना। अगर पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है, मंगल ग्रह आपको दिखाई दे रहा है, बुध आपको दिखाई दे रहा है, बृहस्पति आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई भी ग्रह अगर दिखाई देता है, तो ये किसके कारण दिखाई देता है भाई साहब? रिफ्लेक्शन के कारण। प्रकाश जाएगा, टकरा के आंखों में आएगा। जब तक प्रकाश टकरा कर आएगा नहीं, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। बीच में बताओ, आपके और आपके मोबाइल है या कोई भी आप लैपटॉप लेके बैठे, कुछ भी लेके बैठे, आपके और स्क्रीन के बीच में कुछ दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मीडियम में ऐसे पार्टिकल नहीं है जिससे प्रकाश टकरा जाए, जिससे प्रकाश से टकरा जाए, ऐसी कोई चीज है नहीं यहाँ पे बीच में। इतना माध्यम के इतने छोटे छोटे पार्टिकल है कि अपन को दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। और नहीं दे रहे हैं तो इनविजिबल हो गया। पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं, लेकिन जहां पे पार्टिकल बड़ा है, उससे प्रकाश टकराएगा तो अपनी आंखों में आएगा और अपन को वस्तु दिखाई देती है। तो ये चीज आपको ध्यान में। कोई भी वस्तु के कलर अगर दिखाई देते, तो रंगों का ज्ञान करना। रंगों का ज्ञान कराना, ये भी किसके अंदर आता है? परावर्तन के अंदर आता है। कोई भी रंग वगैरह आपको दिखाई देता है, तो ये भी इसके अंदर। दर्पण का कार्य करना भाई साहब। सौर भट्टियां, सौर कुकर का कार्य करना। सौर कुकर या सौर भट्टियां। सौर कुकर या सौर भट्टियों का कार्य करना। ये भी किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? परावर्तन के ऊपर आधारित है बेटा। ये भी किसके ऊपर आधारित है? परावर्तन के ऊपर आधारित। अगला आता भाई साहब क्या? दर्पण का कार्य करना। दर्पण का कार्य करना, ये भी इसी के अंदर आता है। अगर दर्पण कार्य करता है, तो वो भी किस सिद्धांत के ऊपर काम करेगा? परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दर्पण वगैरह किस पे सिद्धांत पे काम करते हैं, इस पे। और नोट लगा के लिख दो। सर्वश्रेष्ठ परावर्तक की अगर बात आती है, बेस्ट रिफ्लेक्टर अगर आता है, सर्वश्रेष्ठ परावर्तक, बेस्ट रिफ्लेक्टर, वो क्या होता है भाई साहब? वो होता है आपका मिरर। दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण। सर्वश्रेष्ठ परावर्तक, बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है दोस्तों? मिरर आपको देखने को मिलने वाला। नहीं, ये वाला नहीं है। आकाश का रंग नीला होना, ये रंगों का ज्ञान नहीं होता। ये तो बिखरा हुआ प्रकाश है। ये प्रकाश तो क्या दोस्तों? बिखरा हुआ प्रकाश है। बड़े माध्यम की अगर बात आती है, वो प्रकीर्णन होता है। बड़े माध्यम की अगर बात आती है ना, तो उसको तो अपन दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। वो तो आपका अलग है। रंगों का ज्ञान का मतलब मेरी शर्ट कैसी दिख रही है ना? ये बोर्ड के ऊपर अक्षर कैसे दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें, ये कलर बताता है। कलरों में विभेद करवाने का काम इसी का होता है। रंग अगर आपको दिखता, तो रिफ्लेक्शन के कारण है। किसी भी वस्तु के रंगों का ज्ञान। रंगों का ज्ञान मतलब वस्तु के रंगों का ज्ञान, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। वस्तु के रंगों का ज्ञान कराना।
कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके रंगों का ज्ञान अगर हो रहा है तो इसी के कारण हो रहा है। ये लो जी साहब, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ परावर्तक कौन होता है दोस्तों? दर्पण होता है। कौन होता है? दर्पण आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें किसके ऊपर? दर्पण के ऊपर। अब अपना जो चलेगा इसके अंदर दर्पण के बारे में चलने वाली चीजें, शानदार क्वेश्चन भी इसके बारे में होने वाले हैं आपके। हृदय स्टार दर्पण। चले दर्पण की बात करते हैं।